जय हिंद। हाजिर हूं मैं आपके सामने अपना चैनल इंडिया रॉक्स 2023 लेकर और अपनी किताब लेट्स बोर्ड द लव ट्रेन का हिंदी ट्रांसलेशन मोहब्बत की रेलगाड़ी, जो मैं पिछले कई एपिसोड से पढ़ रही हूँ। 41वां एपिसोड मैं पढ़ चुकी हूँ और आज मैं पढ़ने वाली हूँ 41वें एपिसोड के दो पार्ट हैं। 41 एपिसोड मैंने लगाया है थंबनेल पे और दूसरा है 41वां बी पार्ट। और आज मैं पढ़ने वाली हूँ आपके सामने अपनी कहानी जो मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ, सिर्फ अपने उन व्यूअर्स और स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती। जब मैंने ये बुक छपवाई थी तो बहुत सारे मेरे आसपास के लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि इसको हिंदी में भी पढ़ना, क्योंकि इंग्लिश हमें नहीं आती है। और इसलिए मैंने ये सोचा कि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वर्ल्ड वाइड जिन्हें नहीं आती होगी इंग्लिश, तो वो हिंदी समझते हैं तो उनको समझ में आएगी ये कहानी। और आज 42वां एपिसोड जो है उसमें मैं जिक्र करूंगी कि किस तरह से फायजा की डेथ के बाद, ये घर में तीसरी एल्डरली पीपल की डेथ है, और इस डेथ के बाद किस तरह से फैमिली अपने आप को संभालना सीख रही होती है। 40 दिन लगते हैं वरीशा, हैदर और शाहदा को इन सब चीजों को हैंडल करने में। इमोशनल हिट जो उन्हें मिला होता है अपने बहुत ही बिलव्ड फैमिली मेंबर को खोने का, उसको रिकवर होने में उन्हें 40 दिन लग जाते हैं। और अब रदिया बहुत अकेला महसूस कर रही होती है, क्योंकि उसके उसके भी लाइफ पार्टनर चले गए होते हैं। और ये जो दो फ्रेंड्स थे घर में उनके एज के, जिनसे वो अपने जनरेशन की बातें किया करती थी, उन्हें कनेक्ट किया करती थी अपने जमाने से, उनका खो जाना उनके लिए बहुत ही एक बड़ा सदमा था। वक्त भी तेजी से बढ़ रहा था, उम्र भी बढ़ रही थी, और इस तरह से उनको बहुत सारी डिफिकल्टी एक साथ आ रही थी। वरीशा ने अपनी नौकरी छोड़ दी और उसने अपने ही सोसाइटी के कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अपनी क्लिनिक खोल ली। वो रदिया को वहां पे ले जाया करती थी कुछ घंटों के लिए, जितना देर उनकी बॉडी उन्हें अलाउ करे बैठने के लिए, और वहां बैठकर उनके मूड उनका थोड़ा फ्रेश हो जाया करता था। और आते हुए तरह तरह के लोगों से मिलकर उनको पॉजिटिव वाइब्स आती रहती है। लेकिन धीरे धीरे उनके बॉडी में हार्मोनल डिफिशियंसी की वजह से बॉडी हेल्थ और एज की वजह से बॉडी हेल्थ डिक्रीज होती जाती है। और कौन कौन से हार्मोन्स हैं जो बुढ़ापे में बॉडी में बहुत स्लो हो जाते हैं या बनना बंद होते हैं। इन हार्मोन्स की वजह से बूढ़े लोग बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपने बहुत सारे बुजुर्गों को देखा होगा, बैठे बैठे तरह तरह का फेस बनाते हैं, चिड़चिड़ाते रहते हैं, किसी की किसी हरकत पे बहुत अजीब सा रिएक्शन देते हैं। उन सब के पीछे मेडिकल इश्यूज भी है। और इस किताब के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि अगर आपके घर में ओल्ड एज पीपल हैं, एल्डरली पीपल, और वो आपकी बहुत सारी चीजों को देखकर बहुत ही क्वेश्चन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उन्हें पसंद नहीं आता, तो उनके पीछे उनकी पूरी लाइफ जर्नी होती है। उस जर्नी में वो जर्नी उनकी लर्निंग जर्नी भी होती है। उस लर्निंग जर्नी में जो उन्होंने जो जो चीजें सीखी हैं और अब अपनी लाइफ में उतारा हुआ होता है, और जब वो देखते हैं कि अब इन सारी चीजों का कोई यूज नहीं है समाज में, तो उनको कहीं ना कहीं नेग्लेक्टेड और अलूफ फील होता है। ये भी वजह होती है उनके चिड़चिड़ करने की। बहुत सारे एल्डरली पीपल को मैंने ऐसे भी देखा है कि वो चेंज को अडेप्ट कर लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी में वो बहुत सारे चेंज के अडेप्शन के जर्नी के थ्रू गुजरे होते हैं। लेकिन बहुत सारे ओल्ड एज पीपल को मैंने ये भी देखा है कि जिनकी जिंदगी में बहुत ही ऐसे रिजिड माहौल हो, जहां पे उनको कुछ बदलने नहीं दिया गया हो, उनकी लाइफ जर्नी में उनको छूट नहीं दी गई हो चीजों को उनके हिसाब से एक्सेप्ट करने की। उस तरह के जो एल्डरली पीपल रहते हैं वो बहुत ज्यादा फिनिकी होते हैं ओल्ड एज में, और वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग नेचर के भी हो जाते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ जर्नी में उन्हें बहुत ज्यादा कंट्रोल किया गया होता है। तो वो उन्हें ऐसा लगता है कि अब सब मेरे कंट्रोल में रहे। तो इसके पीछे वो इंडिविजुअल अब सिर्फ जिम्मेदार नहीं होता, उसके पीछे जिम्मेदार होती है उसकी पूरी लाइफ जर्नी, और उस लाइफ जर्नी में चलने वाले वो सारे लोग जिन्होंने उन्हें सिखाया ही नहीं होता है कि हर इंसान उसके जरिए कंट्रोल होता है, और हमें अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल ग्रो करना होता है समाज में बहुत अच्छे से रहने के लिए। इस जर्नी में फिर हम लोग ओल्ड एज होम भी जाया करते हैं, और वहां पे देखते हैं बहुत सारे जो एल्डरली पीपल हैं उनको उनके बच्चों ने छोड़ दिया है। बच्चे समझ नहीं पाते ओल्ड एज में अपने पेरेंट्स को, और फिर उनका जो इस तरह का बिहेवियर रहता है, इसकी वजह से वो परेशान होकर के और अपनी अपनी जिम्मेदारियों में उलझे हुए रहते हैं। तो अपने
मम्मी पापा को इस तरह से सड़क पे छोड़ दिया करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक बात आपसे जरूर कहना चाहूंगी, और ये मैसेज जो मैंने अपनी किताब में लिखा है वो इसलिए जान करके खास करके मेंशन किया है कि जब उस वक्त आपको चलना नहीं आता था, आप घुटनियों के बल चला करते थे, गिर जाया करते थे। माँ को भी बहुत काम होता था किचन में, उसके यहाँ भी बहुत सारे रिश्तेदार आया करते थे सुबह से लेके रात तक। उस वक्त ना डायपर होता था, उस वक्त बहुत सारी फैसिलिटी नहीं होती थी, गीजर नहीं होता था, जाड़े में पानी गर्म करके चूल्हे से देना पड़ता था, रात भर बच्चे के नैपीज धो करके चूल्हे पे सुखाया जाया करता था। और बहुत टफ टाइम से आपके पेरेंट्स भी गुजरे थे, उनके पास भी चॉइस था आपको छोड़ करके अनाथ आश्रम में कहीं चले जाने का, लेकिन उन्होंने आपको नहीं छोड़ा। उनकी इस स्ट्रगल भरी जर्नी का रियलाइजेशन अगर बच्चों को नहीं होता है तो फिर ये बहुत खराब बात है। और अगर एजुकेटेड लोगों को नहीं हो रहा है तब तो एजुकेशन वेस्ट ही है, समझिए। एजुकेशन को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया गया था कि सोसाइटी में ह्यूमैनिटी का लेवल बढ़े और इवॉल्व हो सोसाइटी उन खराब बातों से जो पिछले कई सालों से, 75 सालों से समाज में एग्जिस्ट कर रही हैं। लेकिन अगर हम एजुकेशन के जरिए इन सारी चीजों को की रेमेडी नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो एजुकेशन का रोल खत्म। और इस तरह से मैंने अपने इसके किताब में रिसर्च की, मैंने डॉक्टर से भी पूछा मैंने कि ऐसा ऐसा क्यों होता है। मैंने यूट्यूब चैनल्स पे सर्च किया, बहुत सारी जगह मैंने गूगल पे भी सर्च किया, और वो सारी लिंक मैंने अपने किताब में पीछे भेजी डाल रखी है। अगर आपको कहीं से भी डाउट हो कि ये कहाँ से लिखा है मैंने, तो इन लिंक्स को क्लिक करके आपको पता चल जाएगा कि मैंने कहाँ से लिखा है। बहुत सारी चीजें मैंने वेबमेड से भी ली है। तो मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ कि किस लिए बूढ़े लोग बुढ़ापे में बहुत चिड़चिड़े, बहुत उदास, बहुत जिंदगी से मायूस दिखते हैं। मेलाटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जो स्लीप साइकिल रेगुलेट करता है। जब हमारी बॉडी में वो सही तरह से सिक्रीट होता है तो हमारा स्लीप साइकिल सही होता है। रात के 10 बजते, 11 बजते, मैक्सिमम 12 बजते बजते नींद आ जाएगी। लेकिन ये डिक्रीज होने लगता है बॉडी में, और फिर बूढ़े लोगों को स्लीपलेस नाइट होती है। तो उनके बॉडी में एंडोर्फिन्स नाम का एक हार्मोन होता है जो कम होने लगता है, जिसकी वजह से वो छोटी छोटी चीजों पे बहुत ज्यादा रिएक्ट करने लगते हैं, जरूरत से ज्यादा। जैसे कोई सामान गिर गया तो गिर गया गिर गया गिर गया, इस तरह का रिएक्शन। उनको घबराहट होती है, इसलिए वो इस तरह का रिएक्शन करते हैं। उनके बॉडी में एस्ट्रोजन खत्म हो जाता है, ये फीमेल्स के लिए लिखा गया है। और इसी तरह से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स बॉडी में खत्म हो जाता है, जिसकी खत्म होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं। ये दोनों हार्मोन्स हार्ट को सपोर्ट करता है, हार्ट के फंक्शन को सपोर्ट करता है। और जब पीरियड्स बंद होते हैं मेनोपॉज के बाद, तो एस्ट्रोजन बनना बंद हो जाता है बॉडी में, फीमेल बॉडी में, और हार्ट मसल्स बहुत कमजोर हो जाते हैं और माइनर अटैक्स आने शुरू हो जाते हैं। चेहरे पे तरह रिंकल्स पड़ने लगते हैं, क्योंकि कोलेजन जो होता है एक प्रोटीन जो हमारे फेस लिफ्ट में काम करता है, मसल्स और स्किन को टाइट रखता है, वो खत्म होने लगता है हमारी बॉडी में, और फेस में रिंकल्स आने लगते हैं। और ये सारी चीजों के साथ साथ खुद को आईने में देखने का भी, बहुत सारी मैंने एल्डरली पीपल को देखा है, वो खुद को आईने में भी नहीं देखना चाहते, डरते हैं वो देखने से। क्योंकि उनको जिंदगी के सफर में कहीं पे भी चेंज को एक्सेप्ट करने की हैबिट नहीं डाली जाती है। और इस तरह से, और वो कोई चीज हमारी बहुत खूबसूरत हो, जैसे ताजा गुलाब है पौधे में लगा होता है, जब वो मुरझा के सूख जाता है तो एक स्टीरियोटाइप बिल्ड हुआ है इन द कोर्स ऑफ टाइम कि गुलाब ही खूबसूरत होता है, सूखा गुलाब किसी काम का नहीं। वैसे तो हर एज के लोगों का अपना अपना रोल होता है जिंदगी में, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस होती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे नेचर में हरे पत्ते से लेके सूखे पत्तों तक का यूज होता है। तेज पत्ता आपने यूज किया होगा मटन में, चिकन में और बिरयानी में, वो सूखा ही होता है, लेकिन उसकी कितनी खासियत है, खुशबू देता है वो रेसिपी को। तो हर चीज की अपनी अहमियत होती है। और ये जो लाइफ स्किल है,
ये बच्चों को ट्रेन करने की जरूरत है कि जिस तरह से तुम इम्पोर्टेंट हो अपनी लाइफ के लिए, तुम्हारे माँ बाप इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो तुम्हारी परवरिश कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं हम दोनों घर के ग्रैंड पेरेंट्स, ये हमेशा याद रखिएगा, जहां पे जिस भी फैमिली में दोनों घर के ग्रैंड पेरेंट्स में डिस्क्रिमिनेशन होता है, उस घर के बच्चे ग्रैंड पेरेंट्स को इज्जत देना थोड़ा कम सीखते हैं, क्योंकि वो डिस्क्रिमिनेशन देखकर बड़े होते हैं और डिस्क्रिमिनेशन रिश्तों को तोड़ता है। कहीं रिश्तों को जोड़ने का आदत डिस्क्रिमिनेशन में नहीं होता। तो ये चीज का बिल्कुल ध्यान रखना है पेरेंट्स को भी अपब्रिंगिंग के टाइम। और बॉडी में धिया नाम का हार्मोन होता है, DHEA, वो जो होता है वो कम होने लगता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस लेवल बढ़ता है एल्डरली पीपल का और उनकी बोन हेल्थ भी खराब होती है। तो कलेक्टिवली ये सारी चीजें उनकी पर्सनालिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रही होती हैं। और इतनी पुअर कंडीशन देख करके रदिया की, अपनी मदर इन लॉ की, वरीशा उनको एक वीडियो फोन ला करके देती है, जिससे वो अपने सारे रिलेटिव्स को घर में बैठे बैठे देख सकते हैं, बात कर सकते हैं। और इस तरह से वो अपने जो सगे रिलेटिव्स हैं, जिनको वो देख करके बात करना चाहती थी, उन सब से वीडियो कॉल पे बात करती थी, और जिन्हें बिना देखे बात करना चाहती थी उनसे ऑडियो कॉल पे वो बात किया करती थी। और इस तरह से सब के सब रदिया के साथ साथ इस सफर में सेल कर रहे होते हैं, इस सफर में जा रहे होते हैं और चीजों को समझ रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं। बहुत सारी ट्रैजिक इवेंट्स होने लगती हैं फैमिली में, क्योंकि रदिया अब ओल्ड एज की हैं, 70+ हो रही हैं, और उनके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके उम्र वाले रिलेटिव हैं, वो सब धीरे धीरे हेवनली अबोर्ड पे जा रहे होते हैं। और धीरे धीरे ये सारी चीजें रदिया को कहीं ना कहीं उनका इमोशनल बैलेंस वीक करने में मददगार साबित होने लगती है। क्योंकि हमारे समाज में देखा जाता है कि जब हम कभी बहुत इमोशनली वीक करते हैं, हम फ्रेंड्स से मिल लेते हैं, हम अपने रिलेटिव्स के यहाँ जाके मूड सही कर लेते हैं। लेकिन रदिया की इस एज में जब वो कहीं आ नहीं सकती, जा नहीं सकती, तो वो अकेले बैठ के सिर्फ फोन पे ही उन लोगों से बात करके अपना इमोशनल बैलेंस खुद से करने की कोशिश करती है। लेकिन इसके बावजूद जब उसको बार बार खबर मिलती है कि इनकी डेथ हो गई, तो उनके इमोशनल बैंक की डिप्लीशन शुरू होती है। इमोशनल बैंक जो उन्होंने रिश्तों में संभाल के रखा था अपनी जिंदगी के 70 साल तक, अब वो कहीं कहीं खाली हो रहा था, और वो बहुत घबराती थी, उनको घबराहट होती थी बहुत ज्यादा। उनकी घबराहट को देख करके उनकी एक रिश्तेदार उनसे मिलने आई, और उनको लगा कि ये बहू की वजह से घबरा रही हैं, बहुत अल्ट्रा मॉडर्न बहू है इनकी, तो ये मैनेज नहीं कर पा रही हैं और इसलिए ये घबरा रही हैं। तो वो आकर के सीधा वरीशा से पूछती हैं कि वरीशा, तुम शिया कब बनोगी? तुम्हारी इन सब हरकतों की वजह से देखो इनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है और ये परेशान हो रही हैं। उनकी ये बात को सुनकर रीशा को बहुत बुरा लगता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालती है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होती है। उसने अपने माँ बाप को हेवनली अबोर्ड तक के सफर तक पहुंचाया था, तो वो अभी तक वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो वो उनको कुछ जवाब नहीं देती है और मन में सोचती है कि क्योंकि ये लोग एल्डरली हैं, इनके जहन में, इनकी जिंदगी में बहुत सारे इमोशनल हिट होंगे, बहुत सारी इमोशनल इम्बैलेंस वाली थॉट्स होगी, जिसकी वजह से ये आज मेरे सामने इस तरह से बर्स्ट होकर के ये बात कह रही हैं। वो इसको बहुत दिल पर नहीं लेती है, और फिर वो 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक लेती है, किचन में चली जाती है कुछ काम करने, और फिर वहां से लौट करके आती है, चाय बनाती है, आ जाती है, और आ करके उनको कहती है, आंटी, सेक्ट्स जो होते हैं, मतलब जैसे फिरके होते हैं, इस्लाम में 72 फिरके होते हैं, वो जो होते हैं किसी इंसान का अपना बहुत ही पर्सनल फेद होता है, ऑलमाइटी से कनेक्ट होने का एक जरिया होता है। और फेद को डेवलप करने में मेरे माँ बाप ने भी मेरे साथ बिल्कुल उतनी ही मेहनत की है जितनी मेहनत हैदर के साथ अम्मी और पापा ने की है, यानी रदिया और उनके हस्बैंड ने, मेहरान ने की है।
आपकी बातों से मुझे लग रहा है कि मेरी और हैदर की शादी आपकी जिंदगी में पहला एग्जाम्पल है इंटरसेक्ट मैरिज का, जिसकी वजह से ये बात आप मेरे सामने रख रही हैं। या तो आपने ऐसी इंटरसेक्ट मैरिजेस देखी हैं अपनी लाइफ में जहां पे बीवी शादी के बाद शौहर का फिरका इख्तियार कर लेती है, लेकिन मेरी शादी बिल्कुल अलग है। कहते हैं हर जोड़ा अलग होता है, क्यों? क्योंकि हर इंसान अलग है, तो जोड़ा कैसे एक जैसा हो सकता है? और कैसे एक ही जर्नी से सब जोड़े गुजरेंगे? दिस इज इम्पॉसिबल। और जिस तरह से मेरी नजर में हैदर का फिरका बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत रिस्पेक्टफुल है, मैं हमेशा ये एक्सपेक्ट करती हूँ, सबसे नहीं लेकिन कम से कम अपनी सास से, अपने ससुर से और हैदर से, कि वो मेरे फिरके की भी बिल्कुल उतनी ही रिस्पेक्ट करें जितनी रिस्पेक्ट मैं उनके फिरके को इतने साल से बड़ी ईमानदारी से दे रही हूं। जैसी शादी मेरी हुई है वो शादी हजारों में एक होती है, और हजारों में जब कोई एक चीज ऊपर वाला बनाता है तो वो कुछ ना कुछ मैसेज दुनिया को देना चाहता है उसके जरिए। तो मेरी शादी के जरिए कहीं ना कहीं अल्लाह सबको ये मैसेज देना चाह रहा है कि फिरकों से मैं बंदों को नहीं पहचानता, मैं पहचानता हूं अपने बंदों को उनके आमाल से, उनकी ईमानदारी से, उनकी सच्चाई से, उनके झुके हुए सजदे में मेरे लिए सर से, जो बहुत ईमानदारी से मेरी बनाई हुई मखलूकात को, मेरी बनाई हुई चीजों को एडमायर और ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। आपने मेरे शादी के बाद की जर्नी को नहीं देखा। आज इतने साल हो गए इस शादी में हैदर के साथ, मैंने अपने ससुराल की बहुत सारी रिचुअल्स को बिल्कुल उस तरह अपना लिया जैसे ये रिचुअल्स मेरे मायके की हों। हैदर को तो कुछ इस तरह का करना भी नहीं पड़ा इस शादी में, लेकिन मैंने इसको एक्सेप्ट करके सब चीज को संभाला। क्यों? क्योंकि मैं एक माँ हूं। माँ एक लीडर होती है, वो बच्चों को रिलीजियस बिलीव सिखाने का भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होती है। और इसलिए मैंने यहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की खटास पैदा होने ही नहीं दी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चों को ये पता चले कि जितना इम्पोर्टेंट मेरी माँ का सेक्ट है उतना इम्पोर्टेंट मेरे पापा का भी है। और सेक्ट से अल्लाह बंदों की कैटेगरी डिसाइड नहीं करता, अल्लाह बंदों की कैटेगरी डिसाइड करता है उनके अमाल नामे से। और इसलिए मैंने आज तक अपने शौहर के मॉरल एथिक्स को और उनके रिलीजियस बिलीव्स को कभी भी हिट करने की अपनी तरफ से कोशिश नहीं की, और हमेशा उनको उनके हर पल में, उनकी हर रिचुअल्स में उनका बिल्कुल लाइफ पार्टनर के जैसे साथ दिया है। ये कहने के बाद वो अपनी आंटी से रिक्वेस्ट करती है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप जब भी इस घर में आया करें तो मेरी सास के सामने इस तरह की कोई भी नेगेटिव बातें नहीं कहें, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी उम्र के इस दौर में अपनी जिंदगी की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको रिमाइंड करती रहती हैं अकेले में बैठ करके। और आप लोगों की इस तरह की जो फिजूल की बातें हैं वो अब इस उम्र में मेरे और उनके बीच खटास पैदा कर देंगी। और मैं नहीं चाहती कि मेरी इतनी सालों की मेहनत को आप लोगों की इस तरह की बातों से थोड़ा सा भी नुकसान पहुंचे, क्योंकि मैंने रिश्ते में मेहनत की है। आप तो आज आती हैं, कल चली जाएंगी, आप ना यहाँ रहेंगी, ना आप इनकी खिदमत करेंगी, ना आप इनके साथ टाइम स्पेंड करेंगी, ना आप रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करेंगी। ये सारी कोशिशें मैं कर रही हूं, और मैं किसी भी इंसान को बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी मेरे रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करने के लिए। वरीशा की इस बात से उन आंटी को बहुत बुरा भी लग जाता है। वो 1 महीने तक वरीशा के यहाँ नहीं आती, लेकिन वो बहुत समझदार और एजुकेटेड थी, तो उन्होंने अपने घर पे जाकर सेल्फ रियलाइजेशन किया कि क्या मैंने ये बात कह के अपने बहुत ही मोहब्बत करने वाले बच्चों की जिंदगी में जहर घोलने की कोशिश कर दी। और फिर उन्हें रियलाइज होता है कि कहीं ना कहीं वो गलत थी, और उन्होंने फिर आगे से इस बात का ख्याल रखना शुरू किया, और इस तरह के सेंटेंस अपने मुंह से निकालने के पहले वो 100 बार सोचा करती थी। उन्होंने अपने सेल्फ रियलाइजेशन की जो मोमबत्ती होती है ना, उसे जलाया अपने दिमाग में, और उन्होंने इस बात को सोचा कि अगर मैं कहीं ना कहीं वरीशा के घर की वेल विशर हूं तो मेरी ये हरकत सच में वरीशा की जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, उसकी की हुई मेहनत पे पानी फेर सकता है। और उनके इस सेल्फ रियलाइजेशन ने उनको 1 महीने तक वरीशा की सास से यानी रदिया से बात करने से रोका, और इस पूरे 1 महीने पे उन्होंने अपनी इस हरकत पे काम किया और
अपने जो प्यारे लोग हैं जिनसे हम रिश्ता सालों में बनाते हैं, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 25 साल, उसको अपनी ऐसी हरकत से खराब नहीं होने देने की खुद को उन्होंने ट्रेनिंग दी और फिर चुपचाप से अपने घर में रहती थी। और अब वरीशा का पूरा फोकस था, क्योंकि शाहदा भी ग्रेड 12th पास करके कॉलेज में चली गई थी, और पूरा फोकस उसका अपनी मदर इन लॉ की हेल्थ पे था। उनको वक्त से खाना देना, उनकी रेगुलर हेल्थ चेकअप करना। और जब वरीशा बिजी होती थी अपने जॉब में, उस वक्त हैदर अपनी अम्मी को हेल्थ चेकअप्स के लिए लेकर के जाता है, उनकी मेडिकल रूटीन्स को वो मेंटेन करता है, उनके लिए दवाइयां ला करके प्रोवाइड कर देता है। ये सारी चीजें दोनों मिलकर के अपनी बुजुर्ग माँ के लिए कर रहे होते हैं। रदिया एक बहुत ही केयरिंग इंसान थी, और वो बचपन से उनका एक एसेट था उनके कैरेक्टर का, कि वो बहुत केयर किया करती थी अपने पड़ोसियों का, अपने भाई बहनों का, अपने माँ बाप का। तो वो जो उनकी केयरिंग एसेट उनकी पर्सनालिटी में था, वो अभी तक कैरी फॉरवर्ड हो रही थी। जिंदगी के उतार चढ़ाव, उफान ने उनके उस केयरिंग हैबिट को नहीं तोड़ा था, और इस तरह से वो जबान से ही सही, बैठे बैठे ही सही, सबसे बहुत ही वैल्यूएबल तरीके से बातें किया करती थी, और अपने अफेक्शन जब तक वो जिंदा हैं तब तक शेयर किया करती थी, बातों के ही जरिए सही, लेकिन करती थी। जब भी उन्हें जरूरत पड़ती थी किसी की भी, तो वो बहुत पोलाइटली बुलाया करती थी, कभी वरीशा को, कभी हैदर को, कभी शाहदा को, और बारी बारी से अपनी जिम्मेदारी तीनों को दिया करती थी, ताकि शाहदा भी सीखे कि घर में अगर कोई बुजुर्ग होता है तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की नहीं होती, या उसकी जिम्मेदारी सिर्फ बेटे की नहीं होती, बल्कि हर इंसान को थोड़ा थोड़ा उनकी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। क्योंकि बूढ़ों की और ज़ईफों की खिदमत करना हमारे आमालनामे में स्टार लगाता है। हम लोगों को बचपन से एक ये दुआ सिखाई जाती थी। हमारे हाजी अंकल थे, स्कूल में उर्दू पढ़ाते थे, एलिगेरियन थे। वो हमेशा जिस दिन हमारा हर थर्सडे को ये दुआ कराते थे, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और उसमें ये जो लाइन है, हो मेरा काम ज़ईफों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, गरीबों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह हो उस राह पे चलाना मुझको, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। और बिल्कुल इसी तरह ये दुआ जो उसको बच्चों को सिखाई जाती है स्कूल में, इन्फ्यूज करती है ह्यूमैनिटी के वो सारे पिलर्स पर्सनालिटी के अंदर, और उसका प्रैक्टिकल यूज वरीशा अपनी लाइफ में कर रही थी, क्योंकि वो इस चीज को अब शाहदा के अंदर इन्फ्यूज करना चाहती थी, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल सेट करके। जुड़े रहिए मुझसे बहुत अच्छी लाइफ स्किल्स सीखने के लिए, और ज़ईफों से की जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स मैंने आपसे डिस्कस की है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से और उनकी लाइफ जर्नी के बैकग्राउंड की वजह से, उन चीजों को समझने में बिल्कुल भी देर मत कीजिएगा, क्योंकि ज़ईफ लोग जो होते हैं वो अमालनामे में स्टार लगाने का एक जरिया होते हैं। जब तक उनकी जिंदगी है तब तक, एक बार आंख बंद हो गई तो आपका अमालनामा फिर उस कॉलम में बिल्कुल अधूरा रह जाएगा, जहां पे माँ बाप की खिदमत करने का स्टार आपको मिलता है। जुड़े रहिए मुझसे इसी तरह बहुत अच्छी और प्रैक्टिकल लाइफ स्किल सीखने के लिए, जो आपकी पर्सनालिटी में हर जगह स्टार लगा के आपको जिंदगी की उन सारे चैलेंजेस में से जो बहुत नॉर्मल है, बहुत हैपनिंग है और आनी ही है, उनमें किस तरह से नूर और रोशनी पैदा करते हैं कि आप बहुत आसानी से उन सारे चैलेंजेस को पार करके बाहर निकल जाएंगे। जीते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। जय हिंद।